दूसरा, समुदाय आधारित निर्णय प्रक्रिया। सामूहिक निर्णय प्रक्रिया समग्र रूप से समुदाय की मांग पर विचार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्य संगत और न्याय संगत तरीके से समुदाय का विकास हो। तीसरा, जैव विविधता को बढ़ावा देना। विविधता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए संस्कृतियों का विकास किया गया है, जिसमें कृषि की पारंपरिक तरीके शामिल हैं, जैसे कि अंतरफल और बीज बचत। साथ ही पवित्र स्थानों की सुरक्षा भी शामिल है, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, प्राकृतिक संरचना का संरक्षण। स्थायी ज्ञान को पुनर्जीवित करने की अनुमति देना। पांचवा, अंतर पीढ़ीगत ज्ञान साझा करने पर जोर। अगली पीढ़ी तक ज्ञान में प्रकृति, पर्यावरण का पारंपरिक ज्ञान और प्रबंधन के लिए संस्थागत अभ्यास शामिल है। छठवां, जल सामग्री का संरक्षण। जनजातीय समुदाय जल पर भरोसा करते हैं और वे ऐसी चीज़ें विकसित करते हैं जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि भविष्य की ओर पानी उपलब्ध कराया जा सके और पोर्टेबल गैस उपयोगिता को कम किया जा सके। सातवां, पुनः योजी कृषि। जनजातीय समुदाय में पुनर्योजी कृषि अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें फसल चक्र, फसल और ढोल नगाड़े के साथ मिट्टी को पुनर्जीवित करने जैसे अभ्यास शामिल है। ये उपाय मिट्टी में कार्बन को सोखने में मदद करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिल सकती है। आठवां, धार्मिक ऊर्जा का उपयोग। वे पारंपरिक रूप से पवन, सौर और जल विद्युत जैसे रचनात्मक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिक लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए दहनशील और आधुनिक बनाया जा सकता है। सतत विकास के लिए जनजातीय पारंपरिक ज्ञान एवं पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्धारित है। जनजातीय समुदाय प्राकृतिक खास के स्थान पर प्राकृतिक रचना का ज्ञान रखता है। इनकी जीवन पद्धति एवं पूर्णतः वन संपदा पर आधारित निर्धारित है। सतत विकास के लक्ष्य के लिए उपरोक्त तथ्य महत्वपूर्ण भूमिका है। खंड 5, प्रश्न 17, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षात्मक नीतियाँ अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने में कहाँ तक सफल हुई है? उत्तर, संविधान में अनुसूचित जनजातियों के विकासात्मक एवं सुरक्षात्मक नीतियाँ प्रदान की गई है, जो उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षात्मक नीति निम्न है। पहला, शैक्षणिक सुरक्षा। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत जनजातियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इन उपायों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण एवं छात्रवृत्तियों के प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षा। पहला, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण की सुविधा मुहैया कराता है, जिनका प्रतिनिधित्व सेवाओं से अपर्याप्त नहीं है।